थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। अलग अलग टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम बात करेंगे इसके अंदर। पहली बात तो ये कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी गैस को एक सिलेंडर में फिल कर देते हो, ठीक है, और उसके बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, कभी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो, कभी उसका वॉल्यूम कम ज्यादा करते हो, तो उसकी जो स्टडी कर रहे हो आप, है ना, वो जो सिस्टम है जिसकी आप स्टडी कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। मतलब जो गैस आपने एक सिलेंडर के अंदर फिल की हुई है और उसके बाद में उसका टेम्परेचर कम ज्यादा करके या प्रेशर कम ज्यादा करके आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो उस सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे, उस सिलेंडर को जिसमें गैस फिल की हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। अब ये तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला है इसके अंदर ओपन सिस्टम, ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें हीट एनर्जी और मैटर कौन है यहाँ पे, गैस, तो हीट एनर्जी और गैस का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब सिस्टम से बाहर भी जा सकती है गैस या हीट, या सिस्टम के अंदर भी आ सकती है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। देखो ऊपर से ये खुला हुआ है, इसका मतलब भी ओपन सिस्टम है, इसमें से गैस बाहर भी निकल सकती है, बाहर से अंदर भी आ सकती है, साथ ही हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, हीट इसके अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। फिर दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब ऊपर आपने एक ढक्कन लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया इसके ऊपर, अब गैस इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती, गैस की क्वांटिटी जो भी है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, यानी कि जो मैटर है, यानी कि जो गैस इसके अंदर फिल की हुई है वो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब आप इसको गर्म कर सकते हो गैस को, ये इससे हीट बाहर सिस्टम से रिमूव कर सकते हो, तो इस टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड वर्ड जब भी आ जाए तो समझ जाना कि इसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो पाएगा, मतलब ना तो सिस्टम के अंदर हीट जा सकती है, ना ही सिस्टम से बाहर आ सकती है, और ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। मतलब जो गैस इसके अंदर फिल की हुई है वो उतनी की उतनी रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी, ना तो बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जब भी ये वर्ड आए ना तो आप समझ जाना कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इसके बाद में आता है फिर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या है, तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब जैसे एक सिलेंडर है और उसके अंदर आपने कोई गैस फिल की हुई है, मान लो कि कोई सिलेंडर है और उसके अंदर आपने क्या किया, एक गैस फिल कर दी। अब ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसके अलावा बाहर जो भी चीजें हैं, इसके अलावा जो बाहर जो भी चीजें हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। जो इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ये जो गैस है ये तो अपना थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मतलब ये सिलेंडर और ये गैस, ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी वो सब क्या है, सराउंडिंग है। तो कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना कि सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है, मतलब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाहर जो टेम्परेचर है वो आपको दिया हुआ है वो, ठीक है। फिर एक टर्म ये आती है कई बार, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब है जब आप इस गैस को गर्म करते हो या ठंडा करते हो, इसको हीट एनर्जी देते हो, तो इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसका प्रेशर चेंज हो सकता है, इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, कौन कौन सी चीजें, जैसे वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर इंटरनल एनर्जी हो गई, या नंबर ऑफ मोल्स हो गए जो इसके अंदर हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन सब को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, क्योंकि ये चीज वेरी कर सकती है। जब आप प्रोसेस को स्टडी करते हो ना, गर्म कर रहे हैं ठंडा कर रहे हैं, तो प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है गैस की, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कम ज्यादा हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, ठीक है। फिर जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसका मतलब होता है किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। पीवी इक्वल टू म्यू आर टी या पीवी इक्वल टू एन आर टी आप इसको लिख सकते हो, जहां पे ये जो म्यू का सिंबल मैं यूज कर रहा हूं ये नंबर ऑफ मोल्स को बताने के लिए है। बाकी P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, T का मतलब टेम्परेचर, और R का मतलब क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.31 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट बोली जाती है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि इसी से आप कोई भी गैस है उसकी क्या स्टेट है, मतलब कितना प्रेशर वगैरह टेम्परेचर वगैरह है वो आप स्टडी करते हो। फिर है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब आप किसी भी गैस को किसी सिलेंडर के अंदर फिल कर देते हो और आप उसकी स्टडी कर रहे होते हो, तो अगर उसका प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, जो भी है वो कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब गैस
ना तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ना रिमूव कर रही है, ना उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, ना ही उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि गैस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब नो चेंज एक तरह से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद में टर्म आती है इंडिकेटर डायग्राम। देखो, जब भी आप किसी गैस को स्टडी करते हो तो उसके लिए एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होता है। वॉल्यूम को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, प्रेशर को हम लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो जो भी ग्राफ बनता है, कोई भी गैस है मान लो, उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि इससे हम गैस का प्रेशर कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, वो इंडिकेट कर सकते हैं। और साथ ही प्रेशर और वॉल्यूम की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करके जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, इसको यूज करके हम टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल्स पता हो, आर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी पता कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ होगा, इसको बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में जब भी ये बोला ना कि एक गैस, उसका इंडिकेटर डायग्राम ये है, तो इंडिकेटर डायग्राम का मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम के लिए आपको ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद में आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि मान लो कि आपके पास तीन अलग अलग बॉडीज है, ए, बी और सी, और ये जो बॉडी ए है, ये बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे हैं। सेम टेम्परेचर पे होने को थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और साथ ही जो बॉडी ए है वो बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर बराबर है और इसका टेम्परेचर बराबर है, तो बॉडी बी और सी भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगी, मतलब इनका भी टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सा लॉ है कि इसका टेम्परेचर अगर बराबर है और इसका टेम्परेचर बराबर है, तो इसका और इसका टेम्परेचर बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसके बाद में है फिर टेम्परेचर एंड हीट। देखो, टेम्परेचर का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस के बारे में बताएगी, और जिससे ये डिसाइड होगा कि दो बॉडीज के बीच में हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा। जैसे दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का T2 है, और मान लो T1 ज्यादा है T2 से, तो अगर T1 ज्यादा होगा तो जो हीट का ट्रांसफर है, अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हो, तो हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हीट का ट्रांसफर कौन सी डायरेक्शन में होगा उसको डिसाइड करती है, ठीक है। और किसी भी गैस को जब आप हीट देते हो तो दो कंडीशन में आप उसको गर्म कर सकते हो, हीट एनर्जी दे सकते हो, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। याद रखना है कि जब भी आप किसी गैस को गर्म करते हो, मान लो कि किसी सिलेंडर में आपने गैस फिल की हुई है और आप इसको गर्म कर रहे हो, और मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर इसको गर्म किया जा रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हम इसको हीट सप्लाई करेंगे उसको मैं डेल्टा क्यू वी लिख रहा हूं, तो ये बराबर होगा म्यू सीवी डेल्टा टी के, जिसमें सीवी का मतलब क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब आप इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर गर्म करोगे, मतलब इसका प्रेशर वेरी नहीं करना चाहिए, तब इसको जो आप हीट दोगे इसका डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो वो बराबर होगी डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर म्यू सीपी डेल्टा टी। और सीपी को हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और आपको पता है कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सी होती है, बताओ कौन सी हीट ज्यादा होगी। अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर राइज करना है किसी गैस का, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो कौन सी हीट ज्यादा होगी, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब भी आप गैस को गर्म करते हो तो इसका पिस्टन ऊपर मूव कर सकता है, और पिस्टन जब ऊपर मूव करेगा तो इससे कुछ मैकेनिकल वर्क होगा, तो जो हीट एनर्जी आप इसको दोगे उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ पार्ट तो हीट एनर्जी का कुछ पार्ट तो वर्क में कन्वर्ट हो गया, और बाकी पार्ट ही इस गैस का टेम्परेचर राइज कर पाएगा। तो सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम की कंपैरिजन में आपको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि उसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क में, इसलिए। ठीक है, तो याद रखना है ये कि डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सेम टेम्परेचर राइज। और साथ ही ये भी याद रखना है कि सीपी ज्यादा होगा हमेशा सीवी से, सीपी ज्यादा है सीवी से, तभी तो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होगा डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। और इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, सीपी अपॉन सीवी किसके बराबर होता है,
गामा के बराबर होता है, और गामा को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इनके बारे में। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। देखो कोई भी गैस है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, और वो है टेम्परेचर। आप किसी भी गैस का जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे उतना ही ज्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। देखो इंटरनल एनर्जी दो चीजों से मिलकर बनती है। किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो दो टाइप की एनर्जी से मिलकर बनेगी। एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तब उसके गैस के मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो मानी जाती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होता है आइडियल गैस के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, इसलिए जो इंटरनल एनर्जी होगी गैस की, जिसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, काइनेटिक एनर्जी के, यानी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी, इसके बराबर होगी, ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैस के लिए क्या होगी, जीरो। ठीक है, अच्छा जब भी आप किसी गैस को गर्म करते हो तो अगर मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप उसको गर्म कर रहे हो, मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है और उसको आप गर्म कर रहे हो, उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर्मूला होता है म्यू सीवी डेल्टा टी। तो ये जो हीट एनर्जी दी जा रही है इससे सिर्फ और सिर्फ गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि कुछ वर्क तो होगा नहीं भी। अगर इसमें पिस्टन लगा होता है और पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता तो हम बोलते कुछ वर्क हो रहा है, वर्क डन तो जीरो है। इसका मतलब जो भी हीट एनर्जी दी जा रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इनको मिल रही है, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है। तो आप ये बोल सकते हो कि डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमेशा किसके बराबर होगा, डेल्टा यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के बराबर होगा। जितना ज्यादा आप हीट सप्लाई करोगे उतना ही इंटरनल एनर्जी ज्यादा चेंज होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, आप किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी को डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में भी लिख सकते हो। वैसे ये आप फॉर्मूला याद रखो, U इक्वल टू एफ बाई टू म्यू आर टी के बराबर, किसी टेम्परेचर T के ऊपर। तो T टेम्परेचर के ऊपर गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है तो आप सिंपली ये काम करना, ये बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज करोगे तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, आप देख भी पा रहे हो, बाकी सब कांस्टेंट है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर के ऊपर ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना हो तो आप क्या लिख दोगे, एफ बाई टू म्यू आर डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के टर्म्स में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में मोटे तौर पे आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम करोगे आप तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है।